हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वागत है आपका। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर एफएम का डे 8। ठीक है, एफएम में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 के कुछ फुल क्वेश्चंस यानी कुछ प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हमारे बाकी थे, वो हम फटाफट पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके पहले आज हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्वेश्चंस कर लें और फिर कल सुन लो, कल मैं चैप्टर 7 के प्रैक्टिकल्स पढ़ूंगा। चैप्टर 7 के प्रैक्टिकल्स कल हम पढ़ेंगे और अगर टाइम मिला तो चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 7 आपको पढ़ के आना है और थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आ गए होंगे। चैप्टर 7 के प्रैक्टिकल थोड़े से आपको आज देख के आने हैं, मतलब कल आपको मतलब हेल्प होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वीडियो लाइक कर लेना फटाफट। ठीक है, काफी टाइम निकाल के आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आई होप आप लाइक जरूर करेंगे सर। और आपको अभी भी पसंद आ रही होगी सीरीज, आई होप सो, और आप सारे वीडियोस लाइक कर ही रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है, चलो, अपने कन्वीनियंस से ही सही, बट एटलीस्ट देख रहे हो आप, बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आ गए क्या? चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। कैलसी भी उठा लो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ड्यूरेशन 1 साल का है। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 926। ठीक है, 1 साल बाद अगर आपको 1000 मिलने वाला है तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज 926 रुपीज। ठीक है, अब आपको पूछा है इफ डिस्काउंटेड हाफ ईयरली। ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं बोला है, मतलब कंपाउंडिंग नहीं हो रही है। 1 साल का नॉर्मल वो रेट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है। अब आपको पूछा है कि यही डेटा में अगर हम कंपाउंडिंग करें, वो भी क्वार्टर सॉरी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली हम कंपाउंडिंग करें तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मतलब 1 साल बाद 1000 ही मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है? कंपाउंडिंग बदल रही है। क्या आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो 1000 रुपए जो 1 साल बाद आपको मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, तो कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं बोलो? कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं बोलो? 1+r, उसको क्या करते हैं? हाफ ईयरली में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8% पर एनम साल का है, तो उसको हाफ ईयरली में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 2। और ऊपर अब आपका एक बेस पीरियड क्या हो गया? नॉर्मली बेस पीरियड क्या होता है? 1 साल। आर भी इसलिए आप 1 साल का लेते हो, एन का मतलब भी 1 ईयर होता है। अब यहाँ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो आपका बेस पीरियड क्या हो गया? हाफ ईयर। तो रेट भी आपने हाफ ईयरली कन्वर्ट किया और एन का मतलब भी क्या होगा? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। तो n इंटू 2 यानी 1 ईयर इंटू 2 यानी स्क्वायर आएगा वो। ठीक है, तो ये आपकी आएगी 1+r की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या पूछा है सर? प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या पूछा है सर? प्रेजेंट वैल्यू। बोलो कैसे करेंगे? तो ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान दो, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1+r, सेम डिवाइडेड बाय 2 होल आएगा स्क्वायर। ठीक है, बोलो। तो आप नॉर्मली जैसे अपन सॉल्व करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1+r, वो भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली फॉर्मूले को भी फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं फॉर्मूले को पहले फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करके बता देता हूँ। बोलो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1+r कितना है? 0.08 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर। बोलो, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 0.04। 1 प्लस 0.04 1.04। ठीक है, तो 1.04 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू से क्या हो जाता है? स्क्वायर आ जाता है। तो इंटू इक्वल टू, तो आपका देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया? 1.0816। करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.0, मैंने खैर m प्लस कर दिया था तो मैं हमारे से कर सकता हूँ। तो ये आ गया 0.924। ठीक है, 0.924। अब ये 1 रुपए की वैल्यू है। हमारा प्रिंसिपल सम हमको पता है, तो यहाँ पे आप इंटू पी कर दो। इंटू पी या इंटू ए जो भी है वो है 1000। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है? 1000 डिवाइडेड बाय 1.0816। बोलो कितना आएगा? ये आएगा 924.55। एग्जैक्ट 924.55। ठीक है, 924.55 आ रहा है। ठीक है, सिंपल है।
अब इसको आप डिस्काउंटिंग जो अपन करते हैं नॉर्मली उससे भी कर सकते हो। तो आपका यहाँ रेट क्या होगा 4% और आपका ईयर्स कितने लेंगे आप 2, मतलब हाफ ईयर है तो 2 टेनोर आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.04, क्या करना है अपने को 1 डिवाइडेड बाय 1.04 इक्वल टू, ये आएगा एक ड्यूरेशन का, फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ तो ये आएगा 2 ड्यूरेशन का, मतलब 2 हाफ ईयर्स का, तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा 0.92455। तो आप वो इक्वल टू वाला जो अपन करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर वो भी कर सकते हो, आप इसको इसके फॉर्मूले के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम आता है। बढ़े आगे, आया आपका? आई होप आप कैलकुलेटर पे साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इतनी ईमानदारी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं देखो आपके लिए सब कर रहा हूँ, मैं तो देख देख के भी आंसर बता सकता हूँ आपको, मैं खुद सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी सॉल्व करो, जब तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आप भी साथ साथ में कैलकुलेट करो, आपको भी मैं टाइम अलाउ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, तो आई होप आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, आप खुद भी साथ साथ में सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉपर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है आईआरआर का, बस इसके जो ऑप्शंस इन्होंने बनाए हैं वो थोड़े अजीब हैं, ऑप्शन जो बनाए हैं वो थोड़े अजीब हैं, मतलब कंफ्यूजिंग है, आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, आईआरआर का एक टिपिकल क्वेश्चन जो होता है, ABC project has falling cash inflow for 4 years as 34,444, 39,877, 25,000, 52,800 respectively. Initial investment is 1,04,000. Find the correct statement from the following. Present value of annuity पूरा दिया है, 1 रुपए की अलग अलग रेट्स पे क्या वैल्यू होगी, एन्युटी फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, फॉर 4 years, और फिर आपको बोला है कि IRR कितना है, तो पहला है रेंज दिया है, IRR is less than 9%, IRR is greater than or equal to 9% but less than 13%, ग्रेटर देन 16, लेस देन 18 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। तो देखो ए और बी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ए और बी में देखो ओवरलैपिंग नहीं है, 9 से कम या 9 या 9 से ऊपर और अप टू 13 कोइंसाइड नहीं हो रहा, सी और डी देखो कोइंसाइड हो रहा है 16 टू 18 और फिर बोलता है 17 के ऊपर, तो इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा सा पार्ट है, इस वजह से ये थोड़ा मुझे लगता है ऑप्शन ठीक से बनाए नहीं गए हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आईआरआर में आपको पता ही है 2 अलग-अलग रेंज पे आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, एक ऐसी रेंज होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिव एनपीवी आ रही है और एक ऐसी रेंज होनी चाहिए जिसमें नेगेटिव एनपीवी आ रही है, और फिर आप इंटरपोलेशन से एग्जैक्ट आईआरआर निकालते हो, ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम यही है एग्जैक्ट आईआरआर पूछा ही नहीं, इसमें रेंज पूछी है, ठीक है, तो आपको एक पता होगा एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं कि भाई क्या रेट होगा अप्रोक्सीमेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज सीएफएटी, ठीक है, ये उसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, बेसिकली पेबैक पीरियड का ही फॉर्मूला है, तो इससे जो एक नंबर आता है वो आप एन्युटी फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो, और एन्युटी फैक्टर कौन से परसेंटेज से वो मिल रहा है या आसपास है, उससे आपको पता चलता है कि डिस्काउंटिंग आपको क्या रेट से करनी है, ठीक है, बोलो, तो पहले एवरेज ले लो 34,444 प्लस 39,877 प्लस 25,000 प्लस 52,800, चारों ऐड कर लिए, अब डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आपका आता है 38,030.25। अब इसमें कैसा होता है कि जितना कैश फ्लो की गैप ज़्यादा है, जितने वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उतना ये जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेट होता है, जितना यूनिफॉर्म हो उतना एग्जैक्ट आंसर इससे निकलता है, तो इसमें आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मिनिमम कैश फ्लो कितना है 25,000 और हाईएस्ट कैश फ्लो कितना है 52,800, मतलब डबल से भी ज़्यादा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट करेगा जो आंसर ये आएगा, ठीक है, तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 38,030, तो इसका एन्युटी फैक्टर आता है 2.73, तो अब आपको देखो अंदाजा लगाना है, 2.73 आप देखोगे तो 17 और 18 के बीच में आ रहा है, 2.73 17 और 18% के एन्युटी फैक्टर के बीच में आ रहा है, बट यही प्रॉब्लम है कि ये अप्रोक्सीमेट है, और जितने कैश फ्लो में डाइवर्सिटी है उतना ही नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, पर आपको एक सेफ पता तो चल गया कि चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 16 टू 18 में आएगा, ज्यादा से ज्यादा, अब एकदम से 15 या उसके ऊपर नहीं जा सकता, एक रेंज आपको पता चल गई, ठीक है, तो आप सेफर साइड या तो 16 से डिस्काउंटिंग करके देख लो या 17 से करके देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, तो मैं 16 से करके दिखाता हूँ, चलो 16 से आपको डिस्काउंटिंग करनी है, बोल 34,444, अब डायरेक्टली आप मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे निकालो, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपको बताते जाऊँ ताकि आप भी चेक करो आपका सही आ रहा है कि नहीं, बोलो, तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक एक कैश फ्लो को उसके डिस्काउंटिंग रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर करके सबको m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस करते जाना है, और फिर जब आप टोटल मारोगे तो MRC आपको दबाना है, ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लिख लेते हैं, चलो
बोलो 16% के डिस्काउंटिंग रेट्स क्या होंगे? बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का आएगा 0.862, 0.743, 0.641, 0.552। ठीक है, 4 साल ही। बस अब कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते जाओ। 34,444 फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है इनटू 0.862 एम प्लस। फिर सेकेंड ईयर का कितना है? 38,977, 39,877 सॉरी, 39,877 इंटू 0.743। ठीक है, सेकेंड ईयर का फैक्टर 743 एम प्लस। फिर थर्ड ईयर 25,000 इंटू 0.641 एम प्लस। और फिर लास्ट ईयर का था 52,800 इंटू 0.552 एम प्लस। सीधे दबा दो एमआरसी, तो आपका इनफ्लो आएगा 104,490। ठीक है, ये कैश इनफ्लो है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो आपका एनपीवी आएगा 490 पॉजिटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आ गया। अब आप दूसरा रेट थोड़ा ज्यादा ही लो, नहीं तो फिर से डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो सीधे आप 18% लास्ट ले लो। तो 18% के हिसाब से बोलो क्या होगा? पहले फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो। 1 डिवाइडेड 1.18, तो फर्स्ट ईयर का आता है 0.847, 0.718, 0.609, 0.516। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करो 34,444 इंटू 0.847 एम प्लस। फिर सेकेंड था 39,877 इंटू 0.718 एम प्लस, 25,000 इंटू 0.609 एम प्लस, और 52,800 इंटू 5.516 एम प्लस एम आर सी। तो वो आएगा 1,02,76 माइनस 1,04,000, तो ये आएगा नेगेटिव 3,724। ठीक है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव आई, एक नेगेटिव आई। ठीक है, तो आप इंटरपोलेशन कर सकते हो। बोलो, अब इसमें वही जजमेंट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, जजमेंट लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 16 से देखो पॉजिटिव आ रही है और 18 से नेगेटिव आ रही है। 17 से करते तो एक्चुअली बेटर होता, तो पेपर में देखो इतना जजमेंट आता नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली निकाल लो, बेटर रहेगा, उसमें टाइम कम लगेगा। बोलो फटाफट बोलो। -3724 ये आया है, ये 8 सॉरी, पहले पॉजिटिव ले लो। बोलो 16% तक कितना है? 490। यहाँ कहीं जीरो आएगा और ये आएगा -3724 18% से। तो इसका पूरा रेंज कितना है आपको पता होगा, दोनों को ऐड करते हैं, माइनस साइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो पूरा 3724 प्लस जीरो के और उस साइड जा रहे हो तो प्लस करेंगे, फासला और बढ़ते जा रहा है, प्लस 490। तो टोटल फासला कितना है? 4214। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। और परसेंटेज में कितना फासला है? 18 माइनस 16 2%। ठीक है, तो इंटरपोलेशन आपको पता ही है। बोलो 16% तक हम पहुंच गए, 16% तक पहुंच गए, प्लस अब 16% तक कितना आपका एनपीवी है? 490। और आपको जाना कितना है? जाना कहाँ है? एनपीवी जीरो। आईआरआर क्या होता है? जहां पे एनपीवी जीरो है तो हमको जीरो तक जाना है। ठीक है, तो 490 माइनस जीरो, इतना हमको आगे जाना है, माइनस पूरा रेंज कितना है? 4214, इसके लिए निकाला, और इनटू परसेंटेज का रेंज कितना है? परसेंटेज का रेंज कितना है? 2%। ठीक है, निकालो। तो 490 डिवाइडेड बाय 4214 इंटू 2, 2 ही लेना है, परसेंट नहीं दबाना है। तो 16% प्लस ये आया 0.23%, तो आपका आंसर आएगा 16.23%। ठीक है, तो आंसर क्या है? 16.23%। तो कौन सा आंसर बेस्ट है? सी, बिटवीन 16 एंड 18, क्योंकि 17 के ऊपर तो गया ही नहीं। ठीक है, 17 के ऊपर गया ही नहीं, तो ऐसा है। 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अब इतना टाइम आप दे ही रहे हो। आईआरआर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता ही है टाइम लगना ही है। 2 मिनट और लेके इंटरपोलेशन से एग्जैक्ट निकाल के हमेशा बेटर होता है। ठीक है, चलिए, और अगर आपको इतने टाइम की गड़बड़ है तो आईआरआर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, करना ही है तो वही आखिरी में, आईआरआर हमेशा लेंथी होता है, तो आप लास्ट के लिए उसको रख सकते हो। टाइम मिला तो सॉल्व करना, नहीं मिला तो छूट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर है, ये पूरा आपका आंसर है। बढ़े आगे, साथ साथ में वही सॉल्व किया होगा, मैं जूम कर रहा हूँ। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी
if the payment of 50,000 is made annually for 7 years at the interest rate of 14% compounded annually, मतलब normal and compounded annually. तो इसमें आपको अमाउंट निकालना है एन्युटी का. अमाउंट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू. बोला नहीं है पर आपको लैंग्वेज से समझना है कि आपने हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए 7 सालों तक और वो 14% से इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा. तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको पूछा है. ठीक है, तो क्या होगा बोलो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन. बोलो, एन्युटी है 50,000 प्लस 1 प्लस आर है 0.14 रेज टू द पावर 7. बोलो, तो ब्रैकेट क्या आएगा 1.14, उसका 7th पावर आपको निकालना है. तो इनटू इक्वल टू स्क्वायर होगा, फिर इक्वल टू दबाते जाने. ठीक है, बोलो कितना आएगा 1 पॉइंट इंटू इक्वल टू किया तो कितना आया 1.2996 आया. 1.2996 स्क्वायर हो गया. फिर इक्वल टू दबाते जाना है, काउंटिंग आगे बढ़ाना है. स्क्वायर हो चुका है, 2 हो चुका है. अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 3 से. तो 3 4 5 6 7, तो आपका आया 2.5022. ठीक है, और इंटू 50,000 कर दो यहीं के यहीं, इंटू 50,000. तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी. अच्छा सॉरी, ये एन्युटी है, सॉरी, ये सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला है. एक्चुअली ये सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला है. तो इसका आई थिंक फॉर्मूला क्या है, -1 डिवाइडेड बाय आई थिंक सो. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. तो फॉर्मूले देखो, हमको भी डामाडोल होते हैं. ठीक है तो टेंशन मत लो. तो आई थिंक -1 डिवाइडेड बाय आई है. देख लेते हैं एक बार, कंफर्म, टाइम वेस्ट ना हो. यस, -1. अब इसका देखो लॉजिक क्या है. एक्चुअली आपको वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर एन -1. -1. ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट. बस कंपाउंड इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय आई करना है. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एन्युटी. ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है. बोलो, तो यहाँ -1 होगा और डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा. बोलो, तो हमारा वैल्यू फिर से निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इंटू इक्वल टू, सॉरी 1 इंटू 1.14, सॉरी 1.14, स्क्रीन पे लो 1.14 इंटू इक्वल टू, तो ये हो गया स्क्वायर 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 2.5022. अब कर लो -1, तो ये आ गया 1.5022 इंटू कर दो 50,000 और अब डिवाइड करो आपके आय से. आय कितना है 0.14, तो डिवाइडेड बाय 0.14, तो ये आ गया आपका 5,36,525. ठीक है, बोलो कहाँ से मैच हो रहा है, ये आ रहा है नियरेस्ट 536,500. ठीक है, 536,500 आ रहा है. तो आपका बस फॉर्मूला याद आया, बस वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का एन्युटी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n -1 और होल डिवाइडेड बाय आई. ठीक है, मेरे को देखो रिकॉल हो गया. चलिए, आ रहा है क्या भाई, साथ साथ में सॉल्व किया शराफत से किया सॉल्व. पॉज कर सकते हो. ठीक है, लाइव सेशन नहीं है, पॉज कर सकते हो, आराम से निकालो. ठीक है, और टैली करके फिर ही आगे बढ़ो. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ. शक्तिमान इनक्रेडिबल कंसिडरिंग प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स 4 crores एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मतलब ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है. चलो, तो 4 करोड़ आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, सीएफएटी डायरेक्टली दिया हुआ है, 60 लाख फॉर 12 इयर्स. ठीक है, कांस्टेंट 60 लाख हर साल 12 साल तक मिलेगा. शक्तिमान's WACC is 14%, डिस्काउंटिंग रेट है. एंड द प्रोजेक्ट्स एनपीवी एंड अप्रॉक्सीमेट आईआरआर आर, बोलो एनपीवी और आईआरआर आपको पूछा है, कैश फ्लो दिए हुए हैं और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया है. आई थिंक एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इजी लग रहा है. एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें वर्किंग कैपिटल का भी इफेक्ट है. तो वर्किंग कैपिटल वाला जो वो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये आई थिंक काफी इजी है. बोलो क्या करेंगे. अब कैश फ्लो देखो कांस्टेंट है, 60 लाख रुपीस हर साल कांस्टेंट मिल रहा है. कांस्टेंट जब एक एन्युटी होती है और उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था बहुत इजी होता है, सीधे एन्युटी फैक्टर आप ले सकते हो. ठीक है, बोलो, तो एनपीवी इज इक्वल टू
डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? एन्युटी इनटू एन्युटी फैक्टर माइनस कैश आउटफ्लो। बोलो एन्युटी कितना है? 60 लैक्स, 60 लैक्स और एन्युटी फैक्टर आपको निकालना है। बोलो 12 साल के लिए 14% के हिसाब से आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है। बोलो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर क्या है? 0.14, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.14। अब इसको 12 बार आपको इक्वल टू दबाना है और सीधे जीटी दबा देना है। ठीक है, काउंटिंग बहुत अच्छे से करना है। आधे बच्चों का आंसर गलत इसलिए आता है क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहता है कि वो कितना प्रेस कर रहे हैं बटन, उसकी काउंटिंग और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सीधे जीटी, तो ये आ गया 5.66। ठीक है, तो 5.66 से आपको मल्टीप्लाई करना है 60 को, ये जो स्क्रीन पे है इसी से सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ गया डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो 339.62 माइनस 4 करोड़ को क्या बोलते हैं? 400 लाख, तो 400 लैक्स आप ले लो। बोलो तो ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस 60.38, माइनस 60.38 आ रहा है। तो दो ऑप्शन है, 60,40,000 नेगेटिव, दो हैं, तो आपको मतलब आईआरआर भी निकालना पड़ेगा। अब आईआरआर इसमें लॉजिकली आ जाता है कि इसमें दो ऑप्शन है, एक है 10%, एक है 14%, और इत्तेफाक से अपना डिस्काउंटिंग रेट भी 14% है। तो अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट और आईआरआर इक्वल होता तो एनपीवी तो जीरो आनी चाहिए। ये लॉजिक आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट और आपका आईआरआर अगर ये इक्वल है तो आपका एनपीवी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब आपका एनपीवी नेगेटिव है, एनपीवी नेगेटिव कब आता है? जब आपका एक्चुअल आईआरआर डिस्काउंटिंग रेट से भी कम है, आपकी एक्चुअल कमाई 14% भी नहीं, तभी तो एनपीवी नेगेटिव आया ना। तो लॉजिकली देखो 10% बैठता ही है। आए ख्याल में? अगर एक और ऑप्शन होता और उसमें 14 से भी ज्यादा रेट होता तो वो भी लॉजिकली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका आईआरआर आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये आपको एक आइडिया होनी चाहिए, ये एक आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लिख लो, थ्योरी में भी आता है इसलिए बता रहा हूं। बोलो ऊपर मैं एनपीवी लिखता हूं, नीचे मैं आईआरआर लिखता हूं। ठीक है, ध्यान दो, तो मैं तीन रेंज बना रहा हूं, ये नेगेटिव एनपीवी, ये पॉजिटिव एनपीवी, ये जीरो एनपीवी। ठीक है, एनपीवी के साइन है। तो जीरो एनपीवी कब होगी? जब आपका डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू आईआरआर। डिस्काउंटिंग रेट और आईआरआर अगर इक्वल है तो आपकी एनपीवी जीरो आनी चाहिए। फिर अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट इज मोर देन आईआरआर, आईआरआर कम है और डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है, तो आपकी एनपीवी नेगेटिव आएगी। और अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट कम है और आपका आईआरआर ज्यादा है तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये तीन ऐसे आप लिख सकते हो, थ्योरी में भी आ सकता है। लिख लो, काफी एनालिटिकल है, आ सकता है। चलो, तो हमारा लॉजिकली आंसर आ चुका है, एनपीवी तो निकाला ही था और 10% लॉजिकली आ गया। बढ़े आगे, लेट्स प्रोसीड। आ जाओ, ये भी बहुत इजी है, बहुत ही ऑफ बीट है और बहुत ही इजी है एक्चुअली। Ravi and Sam invested in equity market 2 lakh rupees each, and Ravi invested in manufacturing sector and Sam invested in IT sector. As at the end of the year, overall yield from manufacturing sector is 4.75 and IT sector is 7.25%. Alternatively, ध्यान दो, यही आपका काम की लाइन। Alternatively, अगर आप यहाँ पैसा नहीं लगाते, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालते, तो रवि और सैम कहाँ पैसा लगा सकते थे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको दी हुई है कि ऑल्टरनेटिवली बैंक इंटरेस्ट यील्ड 6.75 फ्रॉम द टर्म डिपॉजिट। तो इसको आपको क्या लेना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या लेना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल रिटर्न आपको दिया है और आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है, माइनस कर लो, नेट नेट आपको प्रॉफिट हुआ है, नेट नेट आपको लॉस हुआ। ये डिसीजन से कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। ठीक है, बोलो तो रवि का क्या होगा? रवि ने कहाँ लगाया पैसा? मैन्युफैक्चरिंग में। बोलो एक्चुअल रिटर्न कितना है? 4.75 माइनस ऑल्टरनेटिव जो था वो आपका कॉस्ट होगा माइनस 6.75%, और इनटू आपने कितना पैसा लगाया? 2 लाख रुपए। बोलो तो कितना नुकसान हुआ आपको? नेगेटिव आएगा। 4.75, अब वो परसेंट है तो डेसिमल भी ले सकते हो, 0.0475 माइनस 0.0675 इंटू 2 लाख, तो 4000 का आपको लॉस हुआ है। 4000 को आपको लॉस हुआ है, 4000 का आपको लॉस हुआ है।
और सैम का क्या होगा बोलो, सैम का क्या होगा, एक्चुअल रिटर्न है 7.25% माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6.75% इनटू 2 लाख। बोलो, तो 7.25% को कैसे लिखेंगे, 0.0725 माइनस 0.0675 इनटू 2 लाख। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 1000, तो ये गेन है 1000, ठीक है। पहले वाले को लॉस हुआ है, दूसरे वाले को गेन हुआ है, लॉस 4000, गेन 1000, ठीक है, थोड़ा अलग है पर इजी है। बढ़े आगे, चल नेक्स्ट आ जाइए 35। GRI Company Limited decided to invest in plant and machinery 650 lakh rupees and life of the asset estimated is 5 years. At the end of 5th year, estimated residual value is 3 lakh and disposal expense, ठीक है, बेच के 3 लाख मिलेगा पर बेचने का खर्चा भी 1 लाख है, मतलब हाथ में कितना बचेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आएगा, 2 लाख रुपए। और ये कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है, ध्यान देना, एट द एंड ऑफ 5th ईयर मिल रहा है और नेट नेट आपको 2 लाख रुपए का ही इनफ्लो आएगा। द एस्टिमेटेड इनफ्लो पांचों साल का दिया है, अलग अलग है, 75, 90, 110, 125, 140। तो यहाँ देखो एन्युटी फैक्टर यूज नहीं कर सकते, हर साल का इनफ्लो अलग अलग है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक एक साल का निकाल के मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क के पता चलेगा, ठीक है। और फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हुए, देखो काफी क्वेश्चन में दिया भी होता है, अब कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का, कभी देती है कभी नहीं देती है। अब इस क्वेश्चन में देखो सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए, तो बस एग्जैक्टली यही ले लो, खत्म, पूरा कैलकुलेटर का ही काम है। बोलो, कैलकुलेट एनपीवी, क्या एनपीवी का फॉर्मूला, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। बस इनफ्लो में आपको क्या ध्यान रखना है, रेसिडुअल वैल्यू भी लेनी है आखिरी साल में, 2 लाख रुपए। बोलो, तो एक एक पूरा टेबल बना लो। बोलो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू 75 इंटू 0.9174, 90 इंटू 0.814, 8417, 110 इंटू 0.7722, 125 इंटू 0.7084 और लास्ट है 140 इंटू 0.6499। अब बस यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, 2 लाख का आपको यहाँ लेना है, 2 लाख इंटू 5th ईयर का फैक्टर लेना है, ठीक है, बस यही आपकी गूगली है। बस सबका ये निकालो, टोटल मारो, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। बोलो, एक एक कैलकुलेटर पे निकालते जाओ, सबको m प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस, और यहाँ पे आपको दबाना है MRC। हो पाएगा इतना आपसे, चलिए सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 0.9174 m प्लस, 90 इंटू 0.8417 m प्लस, 110 इंटू 0.7722 m प्लस, 125 इंटू 0.7084 m प्लस, 140 इंटू 0.6499 m प्लस और 2 इंटू 0.6499 m प्लस MRC। तो ये आ गया 410.33, ठीक है, 410.33 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है, 650 लाख, 650 लाख। बोलो, नेगेटिव आएगा, 410 माइनस 650, तो ये आया 240, मतलब वही 239.66 आएगा। 650 सॉरी 410.33 माइनस 650 नेगेटिव 239.67 या 66, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है, चलिए। तो एग्जैक्ट फैक्टर दिए हुए हैं सर, एग्जैक्ट फैक्टर दिए हुए हैं। अब राउंडिंग ऑफ में आप वो नहीं बोल सकते कि हमारा थोड़ा अलग आ रहा है, एग्जैक्ट फैक्टर दिए, जो दिया है बस वही लेना है, ठीक है, चलिए। तो इसमें बस एक ही ट्रिकीनेस है कि ये 2 लाख आपको लेना है, 5th ईयर का फैक्टर लेना है और 2 ही लाख लेना है, 3 लाख नहीं लेना है, ठीक है। बस यही, बस आपने गलती नहीं की तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। ABC Limited has estimated cash inflow of year 1 to 3 as 500 lakh, 1200 lakh and 1500 lakh. Profitability of, अच्छा ये थोड़ा लगे, देखो इसको आप एक आपने पढ़ा होगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, CE अप्रोच करके रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम सर्टेनिटी देखते हैं कि इतना इनफ्लो आने के क्या चांस है, सक्सेस रेट क्या है, आई ख्याल में, तो ये सक्सेस रेट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मतलब ये रिस्क के हिसाब से होता है, ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है तो सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है, और कम रिस्क है तो सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा होता है। बेसिकली आप रिस्क को कैश इनफ्लो में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो है, तो 0.7 आपका सक्सेस रेट है फर्स्ट ईयर का, 0.65 सेकंड ईयर का और 0.75 थर्ड ईयर का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नॉर्मल 10% के हिसाब से तीनों दिए हुए हैं। एस्टिमेटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम, पूरा सेम है, निकलना भी एनपीवी है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा नया पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है। तो इसका क्या काम है, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के पहले, आई रिपीट, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के पहले इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आप कैश इनफ्लो को घटा रहे हो क्योंकि ये फैक्टर 1 से कम ही होता है, 0 to 1 ये फ्लक्चुएट होता है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब उसको आप घटा रहे हो, आप रिस्क को उसमें इनबिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो बस एक स्टेप और आगे बढ़ गई, एक स्टेप और बढ़ गई, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, 500 इंटू 0.7, ये बस पहले ये मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नॉर्मल डिस्काउंटिंग करते रहेंगे, बोलो इंटू 0.909, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर का 1200 इंटू 0.65, सर्टन कैश फ्लोज हम निकाल रहे हैं, और इंटू 0.826, 1500 इंटू 0.75 इंटू 0.751, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, एम प्लस एम प्लस एम प्लस एमआरसी करोगे तो आपका डिस्काउंटेड कैश इन्फ्लो आ जाएगा, फिर उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर लेंगे तो आपका एनपीवी आ जाएगा। बोलो 500 इंटू 0.7 इंटू 0.909 एम प्लस 318.15 एम प्लस, फिर 1200 इंटू 0.65 इंटू 0.826 एम प्लस, थर्ड है 1500 इंटू 0.75 इंटू 0.751 एम प्लस एमआरसी, तो ये आ गया 1807.305 बोलो एनपीवी इज इक्वल टू डीसीआई माइनस कैश आउटफ्लो, बोलो 1807.305 माइनस 1500 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये आएगा 307.305, 307.305 यानी 31, ठीक है, आ रहा है। तो सिंपल है, बस ये एक सक्सेस फैक्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है, रिस्क को इनबिल्ड करने के लिए ये होता है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो नॉर्मल एनपीवी जैसा ही है, बस कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के पहले आपको ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो भाई कुछ रह गया क्या, एक बार देख लो। ये एक क्वेश्चन बाकी है, यस, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, मैं वही ढूंढ रहा था कि गया कहां, ये है, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन 13 प्रॉपर फुल क्वेश्चन है, ध्यान दो। Firm A is considering a project A. Project involves cash outlay of 50,000. T is equal to 0. आज की डेट में 50,000 रुपए आउटफ्लो होगा। अब यहाँ ट्रिकी है, ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल आउटले, वर्किंग कैपिटल के लिए आप पैसा डाल रहे हैं, लेकिन ये कब डाल रहे हैं, 20,000 एट T इक्वल टू, बस अगर आप ये T इक्वल टू 2 भूल गए तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। खैर इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सीधे एक्सेप्ट रिजेक्ट है, एग्जैक्ट आपको कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट पूछा है, मतलब आपको एनपीवी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बस इतना ही देखना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वर्किंग कैपिटल आउटले कब हो रहा है, ये सेकेंड ईयर में हो रहा है, तो ये आज की डेट में नहीं है। 50,000 आज की डेट का है, टी इक्वल टू 0 वाला है, और 20,000 जो है वो टी इक्वल टू 2 का है, तो उसको भी पहले 0 पे लाना पड़ेगा, बस ये स्टेप आप भूल सकते हो। सेकेंड ईयर का जो आउटफ्लो है उसको 0 डेट के आउटफ्लो पे लाना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको टोटल कैश आउटले एट 0 पता चलेगा, ठीक है। And is expected to generate cash flow after tax of 12,000 per annum for 5 years excluding working capital release back, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या खासियत है कि वो उतना ही पैसा वापस मिलता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता, अनलेस कुछ दिया हो, उतना ही पैसा रोटेट होके वापस मिल जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 12,000 जो पर एनम है, इसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड नहीं है, वर्किंग कैपिटल आपको अलग से लास्ट ईयर में इनफ्लो लेना है, ठीक है। एंड टर्मिनल वैल्यू ऑफ 20%, अब ये क्या है सर, ये 50,000 का टर्मिनल वैल्यू है कि जो 50,000 आपने एसेट में लगाया वो क्या जीरो हो जाएगा क्या, तो उसकी वैल्यू 20% आपको मिलेगी, 50,000 का 20% आपको लास्ट ईयर में मिलेगा, मतलब एक स्क्रैप वैल्यू मान के चलो कि एसेट की एक स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू आपको 20% मिलेगी, लेकिन फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिलीज भी फिफ्थ ईयर के एंड में आता है, और टर्मिनल वैल्यू भी जो भी होगी वो एंड में मिलेगी।
What would be your advice to the company using NPV approach if its cost of capital is 10%? सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेप्ट रिजेक्ट पूछा है, एनपीवी के बेसिस पे पूछा है, पॉजिटिव एनपीवी आई तो एक्सेप्ट बोलेंगे, नेगेटिव आई तो रिजेक्ट बोलेंगे, बस एनपीवी निकालनी। बोलो, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दो, आ जाओ, बोलो सर क्या क्या करेंगे। पहले कैश आउटफ्लो निकाल लो। कैश आउटफ्लो में क्या होगा, एक तो 50,000 है, वो तो आज की वैल्यू पे ही है, प्लस 20,000 को आज की वैल्यू पे लाओ, तो आपको 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर यूज करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना है। 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% है ना, 10% मतलब 0.1, 1 प्लस 0.1 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, फिर और इक्वल टू तो आ गया सेकेंड ईयर का, तो 0.826। बोलो, तो 20,000 इंटू 0.826 प्लस 50,000, तो ये आएगा 66,520। तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ है आज की डेट में, t इक्वल टू 0 की डेट में 66,520। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ गलती क्या कर सकते हो, 50 प्लस 20 70, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 जीरो डेट पे, 20,000 सेकेंड ईयर के डेट में, तो सेकेंड ईयर वाले को जीरो डेट पे लाओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपको निकालना है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। बोलो, अब 12,000 जो है वो हर साल कांस्टेंट है, एन्युटी है, तो एन्युटी फैक्टर डायरेक्टली ले सकते हैं। बोलो, तो 12,000 इंटू सीधे आप ले लो एन्युटी फैक्टर, कितने साल है प्रोजेक्ट के, 5 साल, 5 साल का एन्युटी फैक्टर आपको निकालना है 10% रेट से। बोलो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 5 बार इक्वल टू दबाना है, और एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीटी दबाना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वल टू यानी हो गया 1 2 3 4 5 और जीटी, तो ये आ गया 3.791। तो ये हो गया हमारा एक इनफ्लो, 12,000 हर साल मिल रहा है, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना आएगा, 12,000 इंटू 3.791, तो ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है 45,492। अब सिर्फ 12,000 नहीं आ रहा, वर्किंग कैपिटल भी रिलीज होगा। बोलो, वर्किंग कैपिटल 21 साल मिल रहा है, ये एन्युटी नहीं है, ये एक बार ही मिल रहा है सीधे फिफ्थ ईयर के एंड में, तो आपको फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा। एन्युटी हर साल होता है, इसलिए हम एन्युटी फैक्टर लेते हैं, ये सिंगल कैश फ्लो है, इसलिए हम क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 5 बार इक्वल टू दबाना है, और वो जो पांचवे इक्वल टू की वैल्यू आएगी, पांचवा इक्वल टू दबाने के बाद जो स्क्रीन पे वैल्यू आएगी, वो फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा। 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 0.621। बोलो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 12,420, और फिर टर्मिनल वैल्यू आएगी। बोलो, 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका 20%, 10,000 इंटू, वो भी फिफ्थ ईयर के एंड में है, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेम होगा 6 to 1, तो ये आएगा 6,210। तो ये टोटल आपका डिस्काउंटेड कैश इन्फो आएगा 45,492 प्लस 12,420 प्लस 6,210, तो ये आ गया 64,572। बोलो, ये हो गया डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। देयरफॉर एनपीवी इज इक्वल टू डीसीआई 64,572 माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो जो है 66,520, दिख रहा है कि नेगेटिव है, -1948। नेगेटिव होने की वजह से हम क्या रिकमेंड करेंगे, नेगेटिव होने की वजह से हम क्या रिकमेंड करेंगे, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। नेगेटिव होने की वजह से हम क्या करेंगे, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आ रहा है ख्याल में, समझ में आ रहा है, तो ये एक ध्यान देना है, ये एक ध्यान देना है। ठीक है, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। क्लियर है, आ रहा है आपका भी, सॉल्व किया आपने शराफत से। ठीक है, पॉज करके अच्छे से सॉल्व करो, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तो वेट नहीं कर सकता, पर आप वीडियो पॉज करके अच्छे से आराम से अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, पूरी वर्किंग स्क्रीन पे दिख रही है। चलिए, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप टैली करके आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सर, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 2। ठीक है, आई होप आपका टेंशन हल्का सा तो कम हुआ ही होगा। ठीक है, काफी वर्किंग्स, काफी कैलकुलेशंस, कुछ कुछ फॉर्मूले, कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7।
चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। इसमें भी पहले क्या करेंगे, थेरी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेंगे आज, ठीक है, और कल फिर मैं प्रैक्टिकल्स चैप्टर 7 के पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 7 के थेरी क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई, लाइक वाइक कर दिया ना, ठीक है। चलो, फंड्स रिप्रेजेंटेड बाय चेक्स which have been issued but which have not been debited by the bank is technically referred to as, ठीक है। आपने बचपन में कॉमर्स में बहुत पढ़ा हो कि क्लियरिंग में टाइम लगता है। आप चेक फाड़ के आज सामने वाले को दे रहे हो, वो मान लेता है कि उसको पैसा मिल गया, चेक फाड़ते से ही बुक्स में एंट्री पास हो जाती है, पर क्लियर होने में 2 से 3 दिन तो लगेंगे। मतलब आपने इन इफेक्ट बुक्स में पेमेंट कर दी है, आपकी लाइबिलिटी कम भी हो गई है, पर आपके बैंक से पैसे नहीं गए। तो ये जो 2-3 दिन का फायदा आपको मिलता है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोट, ठीक है। बैंक के ये सिस्टम की वजह से आपको फ्लोट मिलता है, टाइम मिल जाता है, ठीक है। मतलब बैंक में जो पैसा होना चाहिए वो 2 दिन के बाद भी रहा तो भी चलता है। जब आप चेक फाड़ रहे हो उस वक्त बैंक में पैसे होने की जरूरत नहीं है, क्लियरिंग के वक्त आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये जो हल्का समय मिल जाता है आपको, इसको कहते हैं फ्लोट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी एनालिसिस इज यूजफुल फॉर। अब एबीसी एनालिसिस क्या होता है सर, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। एबीसी एक्चुअली कैटेगरीज का नाम है, एबीसी एक्चुअली कैटेगरीज का नाम है कि जब आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेंट्री हैं, भर भर के इन्वेंट्री हैं, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स आप रखते हो, जैसे ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में आप देखोगे पता नहीं डजन्स ऑफ अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, उन सब की इन्वेंट्री मैनेज होती है। तो ऐसे बिजनेस में इन्वेंट्री को मैनेज करना, उनका ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको उनको ए बी सी कैटेगरीज में डालना पड़ता है कि जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं वो ए में रहेंगे, मीडियम वैल्यू बी में रहेंगे और लो वैल्यू आइटम्स सी में रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो ए कैटेगरी के आइटम्स पे डिवोट करोगे, मिनिमम टाइम बी पे करोगे, और सी को जितना कम टाइम दिया उतना अच्छा है। तो वैल्यू के हिसाब से, क्वांटिटी कंजम्पशन और वैल्यू के हिसाब से आप कैटेगराइज करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन से इन्वेंट्री पे आपको अपना ध्यान देना है। बोलो, तो पहला है एनालाइजिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन देयर यूसेज एंड मूवमेंट, ठीक है, ये सही लग रहा है। रिडक्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, ऐसा कुछ नहीं है। डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, कोई लेना देना नहीं है इसका। एनालाइजिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो एबीसी का क्लियर कट है कि आप एनालाइज कर रहे हो बेस्ड ऑन देयर यूसेज एंड मूवमेंट, बेस्ड ऑन देयर यूसेज एंड मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will not have any impact on firm's treasury? ट्रेजरी मतलब कैश, कैश वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कौन से ट्रांजैक्शन से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1, डिविडेंड पेमेंट तो पैसों से ही होगा भाई, तो फर्क पड़ेगा। टैक्स पेमेंट, फर्क पड़ेगा, पेमेंट है। बाइंग फिक्स एसेट, ये भी पेमेंट है। तीनों पेमेंट्स है एक्चुअल। चौथा क्या है सर, इशूइंग बोनस शेयर आपको पता ही है, नॉन कैश होते हैं, तो इससे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। काफी इजी लॉजिकल क्वेश्चन है। अब कुछ कुछ आपके क्वेश्चन जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हैं, जो एक्चुअली आपके स्टडी मटेरियल में ज्यादा डिटेल में नहीं दिए, लेकिन उसके प्रैक्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। मतलब ये थोड़ा, आई डोंट नो इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है, बट थेरी फॉर्मूलेज उतने डिटेल में नहीं दिए हैं, लेकिन उस थेरी फॉर्मूलेज के मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं एग्जाम में। तो थेरी देने में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझा, ठीक है। तो कुछ कुछ वो आएंगे जो ये पार्ट में शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बट नेक्स्ट पार्ट में जैसे हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं तो उसमें मैं आपको डेफिनेटली फॉर्मूले समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी थ्योरी या उसका जो भी बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत डिटेलिंग में बताने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली वही डिटेल में समझाए बिना बताना बहुत मुश्किल काम। तो एक काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चन में भी स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। ईओक्यू क्या है, ईओक्यू में फिर क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ा वो सब मैं बताता हूँ तो ही आपको समझेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन वही है, 6th 7th सेम है, ठीक है। इजी इजी वाले जो है ना वो पहले कर लेते हैं, चलो टाइम वैसे भी अभी कम है। चलो बोलो, ये इजी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 टाइम्स इंडिकेट्स दैट, बोलो अगर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 टाइम्स है तो इसका क्या मतलब है
कि मेरी जो कमाई है वो मेरे इंटरेस्ट एक्सपेंस के 6 टाइम्स ज्यादा है। आ रहा है ख्याल में? तो अगर मेरा इंटरेस्ट 1 रुपी है तो मेरी कमाई 6 रुपीज है। आ रहा है ख्याल में? 6 टाइम्स मेरी कमाई है एज कंपेयर टू माई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, बोलो क्या है? सेल्स आर 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट? नहीं सर, सेल्स नहीं, कमाई ईबीआईटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 टाइम्स? नहीं सर, कमाई इंटरेस्ट के पहले की, इंटरेस्ट देने के पहले कौन सा प्रॉफिट बचता है? ईबीआईटी। याद आ रहा है? लेवरेज में से पढ़ा है, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट के पहले कौन सा प्रॉफिट होता है? ईबीआईटी, पैट नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर है। ईबीआईटी इज 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। ईबीआईटी इज 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो। फिर है डेटा टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स। बोलो, इसमें रेशियो बहुत है, चैप्टर 7 में रेशियो बहुत है, तो सीएमए में रेशियो एनालिसिस आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में दिए ही नहीं है एफएम में, बट क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सीएमए का नॉलेज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? बोलो, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, एवरेज रिसेबल, जो भी बोलो। ठीक है, तो क्या आएगा? बोलो। पहला है कलेक्शन पीरियड। नहीं सर, कलेक्शन पीरियड उल्टा होता है, ये टर्नओवर रेशियो है, नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। कलेक्शन पीरियड मंथ्स, डेज या ईयर्स में आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर है डेटर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल, फॉर्मूले में दिख ही रहा है, डेटर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल। ठीक है, टोटल सेल आता नहीं है, एजिंग भी डेज में होता है, ये टर्नओवर रेशियो है, नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। ठीक है, तो डेटर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल ये आपको बताता है डेटर टर्नओवर रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईओक्यू आ गया फिर से, छोड़ो। बोलो, सबसे इजी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कमिटी? बोलो, एमपीबीएफ ये कौन सी कमिटी ने इंट्रोड्यूस किया था? टंडन कमिटी। इसके प्रैक्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है कि एमपीबीएफ किसने इंट्रोड्यूस किया था? टंडन कमिटी। सेम देखो, फॉर्मूला पूछ लिया सीधे। ठीक है, ये भी मैं कल ही समझा पाऊंगा, ये भी कल समझा पाऊंगा। जो जो इजी है ना वो बस पहले पढ़ लेते हैं। बोलो, फैक्टरिंग आपने पढ़ा होगा। What do you understand by the term factoring with respect to management of account receivable? बोलो, फैक्टरिंग का मतलब पूछा है। पहला है यूज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स एज प्राइम कोलेटरल फॉर अ सिक्योर्ड लोन। बिल्कुल नहीं, सिक्योर्ड लोन ये होता ही नहीं। प्लेजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू अ लेंडर, आसपास है पर एग्जैक्ट नहीं है। फिर आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू अ फाइनेंसिंग एजेंसी, बराबर। ये आउटराइट सेल पंचवर्ड है उसका, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। आउटराइट सेल, सीधे रिसीवेबल को आप बेच देते हो। ठीक है, तो ये एकदम सही है। एक्चुअली बी और डी भी अच्छा ऑप्शन है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका सी है। सी मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, डी भी देखो ठीक ठाक है। एनकैशिंग अकाउंट रिसीवेबल बिफोर द क्लोजर ऑफ अकाउंट। एनकैशिंग मतलब वही बेचना, बट एग्जैक्ट क्या होता है टेक्निकली? आउटराइट सेल। ठीक है, आउटराइट सेल थोड़ा सा टेक्निकल एग्जैक्ट मैचिंग वर्ड है। चलिए बढ़े आगे। बोलो, डिस्काउंट पॉलिसी पे क्वेश्चन है कि क्रेडिट टर्म्स अगर आपके हैं 4/20 नेट 90, इसका क्या मतलब? इसको पढ़ते कैसे? कि 4% कैश डिस्काउंट हम देंगे, 4% कैश डिस्काउंट देंगे अगर आपने 20 दिन में पैसे दे दिए तो। 4% कैश डिस्काउंट देंगे अगर 20 दिन में पैसे दे दिए तो, और 20 दिन में नहीं दिए तो 90 डेज में आपको वैसे भी देने हैं। यानी आपका नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है? 90 डेज, 90 दिन हमने आपको दिए, लेकिन अगर आप 20 ही दिन में पैसे दे दोगे तो हम आपको 4% कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। बोलो कौन सा है? 0.4% डिस्काउंट बिल्कुल नहीं, 20% डिस्काउंट बिल्कुल नहीं, 90% डिस्काउंट बिल्कुल नहीं। 4% discount will be granted if the customer pays within 20 days. Otherwise, he must make the payment within 90 days. ठीक है, सिंपल है। क्रेडिट पॉलिसी को रीड करना है आपको। ये भी कैश मैनेजमेंट का ही है, वही ईओक्यू से मिलता जुलता है, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। बोलो, ये सबसे इजी है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आप पढ़ते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ, बोलो इसका आपके प्रैक्टिकल भी आप करते हो, इसके सम ऑफ किसको किसको ऐड करके ऑपरेटिंग साइकिल निकलती है? पहला है रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स एंड रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। मतलब ए तो है ही सही, बी उससे ज्यादा बेटर है, आपको वही समझना है। यहाँ सही गलत नहीं होता है, सही गलत नहीं होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है वो आपको चूज करना है। तो बी में
ए वाले तो आइटम है ही, एक्स्ट्रा रिसिबल का भी आइटम है, क्योंकि और ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर इन्वेंट्री प्लस रिसिबल कन्वर्जन पीरियड माइनस डेफरल पीरियड, ऐसा कुछ होता नहीं। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? बी। इसमें और एक आइटम होता है, अगर आपको याद होगा, माइनस पेमेंट पीरियड, मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, बट नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बी। सबसे बी अप्रोप्रिएट आंसर है। बढ़े आगे, बोलो सर। ये भी चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब हिम्मत कैसे हो गई इंस्टीट्यूट के पूछने की, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जीक्यूटिव लेवल पे। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा है। एक आपने और वर्ड पढ़ा होगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट। करंट एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? यानी फॉल्स क्या है ये आपको पहचानना है, इनमें से क्या फॉल्स है ये आपको पहचानना है। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क फॉर फाइनेंस मैनेजर, सही है। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट्स, ये भी सही है, फ्लक्चुएटिंग वाले में सीजनल के लिए होता है। कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी, फाइनेंसिंग पॉलिसी रिलाइज मोर ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस, ये तो उल्टा है। कंजर्वेटिव वाले क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म से ज्यादा पैसा लेते हैं, शॉर्ट टर्म से कम लेते हैं। आ रहा है कुछ समझ? ये उल्टा दिया है। और डी देखो दिया है, एग्रेसिव करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी रिलाइज हेवीली ऑन शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस। समझ आ रहा है? देखो डी सही है। एग्रेसिव वाले क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म ज्यादा लेते हैं, लॉन्ग टर्म कम लेते हैं। और कंजर्वेटिव वाले, डरपोक वाले लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म से ज्यादा लेते हैं, शॉर्ट टर्म से कम लेते हैं। तो ये सी गलत है। कंजर्वेटिव मोर शॉर्ट टर्म नहीं लेते, ठीक है, फॉल्स है। बढ़े आगे, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। अ कंपनी वुड लाइक टू हैव लिक्विड रिसोर्सेज, ठीक है, कैश मैनेजमेंट है। लिक्विड रिसोर्स क्यों रखते हैं? नीड क्या है? तो 3 प्रकार की नीड होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस एंड स्पेक्युलेटिव पर्पस, ठीक है, याद आ रहा है? 3 पर्पस आप पढ़ते हो कैश मैनेजमेंट में। लिक्विड पैसा एक बिजनेस को क्यों रखना चाहिए? फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस एंड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। नेक्स्ट बोलो, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आएगा? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आएगा? फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली नेगेटिव कब आएगा? जब करंट एसेट कम है करंट लायबिलिटी से। माइनस वाला जो फिगर है, जो माइनस हो रहा है वो अगर ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। करंट एसेट आर लेस देन करंट लायबिलिटी, तब नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लगभग हो गए प्रैक्टिकल, ठीक है, लगभग आपके प्रैक्टिकल हो गए, अपना थ्योरी हो गया। तो अब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा है, पहले कल मैं क्या करूंगा, कल मैं पहले पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बता दूंगा। तो कल का पार्ट तो भैया आपको मिस नहीं करना है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो कल का पार्ट आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है डे 9 जो है वो आपको मिस नहीं करना है। उसमें पूरे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, ईओक्यू, उसका फॉर्मूला क्या है, वो उसमें पूरा क्या थ्योरी है, उसका चार्ट क्या है, और उसी से ऑप्टिमम कैश का भी जो कनेक्शन है वो भी मैं बता दूंगा, बॉमल मॉडल, वो सब। और फिर जो वेरियस लेवल्स हैं जो काफी बच्चों को नहीं आती, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब लेवल्स भी समझा दूंगा, इनके फॉर्मूलेस भी बता दूंगा। और कल फिर सारे हम प्रैक्टिकल्स भी कर लेंगे। तो कल सिर्फ हम चैप्टर 7 ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को 20-25 मिनट तो पूरा ये समझाने में चले जाएगा, और बचे हुए टाइम में अपन सारे प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेंगे। तो कल मतलब हमारा सिर्फ चैप्टर 7 ही हो पाएगा, और डे 10 पे फिर हम चैप्टर 8 एंड 9 पढ़ेंगे। हो सकता है चैप्टर 8 एंड 9 एक ही दिन पे हम कंप्लीट कर लें, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का जितना भी आपको बताया आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डे 9 में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।